वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, आज स्पोर्ट्स स्पेशल में एक स्पेशल सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में उनकी खिदमात जो है पाकिस्तान के लिए T20 कैरियर में और इसके साथ साथ वनडे में जो है बहुत उम्दा रही है। इसके अलावा अगर उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से बात कर लीजिए तो पाकिस्तान में सबसे डिफरेंट बॉलिंग एक्शन भी रखने का एजाज उनके पास है। मेरी मुराद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर की है। सुहेल हमारे साथ वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया उन्होंने। सुहेल तनवीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो है स्पोर्ट्स का क्रिकेट का जो कैरियर था उसका आगाज कैसे हुआ था, किन किन मुश्किलात को जो है आपको फेस करना पड़ा था, इसके बाद कौमी टीम तक का जो है सफर आपने तय किया था, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ऑब्वियसली इट वाज़न्ट इजी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम जितने भी ये प्लेयर्स आते हैं 95% बल्कि 99% मैं बोलूंगा कि वो एक ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड और वो सारी उनकी स्टोरी सिमिलर होती है तकरीबन। बहुत रेयर होते हैं जो जिनको एक आप कहें कि थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब एक एक प्लेटफॉर्म शुरू से मिल जाता है जूनियर लेवल्स पे ही। तो मेरे केस में तो क्योंकि मैंने क्रिकेट बॉल बड़ी लेट शुरू की, लेट इन अ वे कि मैं मतलब ओकेजनली वीकेंड्स पे, जैसे पहले फ्राइडे की छुट्टी होती थी संडे की, तो उसमें जो क्लब का मैच होता था वो खेलता था। बाकी पूरा वीक मेरा जो है वो टेबल खेलते हुए वही गली मोहल्ले की क्रिकेट टू स्टार्ट विद, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में टेबल क्रिकेट खेलने जाना शुरू कर दिया। तो टेबल खेलते खेलते, लेकिन ऑब्वियसली एम मेरा यही था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है। उसके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म पे जाना भी जरूरी था। तो कुछ दो चार लोग थे जिन्होंने हेल्प की। टू स्टार्ट विद, जहाँ मैं रहता था वहाँ पे मेरे मोहल्ले में एक आशिक साहब थे, उन्होंने गाइड किया। उनके क्लब में खेलते खेलते फिर टू कट ए शॉर्ट स्टोरी बहुत लंबी है, आपका पूरा शो सी स्टोरी में चला जाएगा। सो इट वाज वेरी वेरी टफ। स्ट्रीट क्रिकेट खेलते खेलते मैंने ट्रायल्स वगैरह पे जरूर जाता होता था। जब भी कभी जूनियर के ट्रायल्स होते थे तब जाता था। जब अंडर 19 से ऊपर चला गया तो फिर फर्स्ट क्लास वगैरह के ट्रायल्स में जरूर जाता था। 2-3 साल तो मौका नहीं मिला, बट इवेंचुअली ब्रेक थ्रू आया जब 2004 में टीम आई थी साउथ अफ्रीका की। वहां पे मैं नेट बॉलर बन के गया, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को बॉलिंग की, फिर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बॉलिंग की। तो वहां पे जो है वो आई फेल्ट कि नहीं, मेरे अंदर कुछ है, आई गॉट समथिंग। तो उस पर मैं मेहनत करूं तो मैं आगे क्रिकेट खेल सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड क्रिकेट बॉल पे, और फिर 2005 में मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो एवरीथिंग। ओके सुहेल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 90 हमारे परसेंट जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद जो है एफर्ट्स करते करते पाकिस्तान टीम तक का जो है सफर वो पाया तक मील तक पहुंचता है। डेफिनेटली ऐसे ही आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन बतौर फास्ट बॉलर, बतौर जो है मीडियम पेसर, आप फिटनेस को किस तरह बरकरार रखते हैं? और मैं ये चाहूंगा आजकल पाकिस्तान की टीम में जो यंगस्टर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो क्लब क्रिकेट में डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, उनको फिटनेस को अपनी मेंटेन रखने के लिए क्या मशवरा देंगे? और अपनी जो फिटनेस के हवाले से भी लाजमी बताइएगा। देखिए, मेरे केस में तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है क्योंकि मेरा एक्शन इतना थोड़ा ऑकवर्ड है। तो वो बॉडी पे लोड जो है वो, वैसे फास्ट बॉलर की बॉडी पे तो लोड वैसे ही बड़ा ज्यादा आता है जब आप बॉलिंग करते हैं, तो मेरा उससे भी ज्यादा आता है क्योंकि मेरे बॉडी मैकेनिक्स ऐसे हैं कि मेरी लेफ्ट साइड पे ज्यादा लोड आता है जब मैं बॉलिंग कर रहा होता हूँ। तो उसके लिए ऑब्वियसली शुरू में कैरियर में इंजरीज भी इसीलिए रही मुझे। मेरी मेजर पहले बैक की इंजरी हुई, देन नी की इंजरी हुई। तब कैसे अपने आप को जो है, जो अपने वीक एरियाज हैं या जहाँ पे लोड ज्यादा आता है, उनको कैसे ट्रेन करना है। तो उसकी वजह से मैंने सफर भी किया, बट बाय द प्रोसेस टाइम जैसे गुजरता गया, क्रिकेट खेलते गए डिफरेंट कोचेस के साथ, और इधर उधर जब बातचीत हुई, चीजों की अवेयरनेस आई, तो अब तो एक एक स्केड्यूल है। मुझे पता है कि कहाँ पे मेरे लोड ज्यादा आता है, किन एरियाज को मैंने स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देन यू हैव टू रन इन ग्राउंड। तो वीक में आपको 3-4 सेशन जिम के करने होते हैं, 2 से 3 सेशन रनिंग से। साइंस आई है क्रिकेट में। अब नॉर्मली ट्रेनर्स जो हैं वो
रिकमेंड करते हैं कि आप शटलिंग कर लें, शॉर्ट रनिंग जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है उसमें आप थोड़े टाइम बाद वो आप गेन कर सकते हैं। सो इट्स मिक्स एंड मैच। ठीक है सुहेल, एक सवाल ये भी है, कहा यह जाता है कि सुहेल तनवीर जो है लीग्स का हीरो है। मुख्तलिफ ममालिक में जो है काउंटी क्रिकेट और इसके साथ साथ जो लीग्स हो रही हैं, T20 की लीग्स हैं, उसमें शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम में जब भी हिस्सा बने हैं सुहेल तनवीर जो उस तरह की परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह उनसे तवक्को की जाती है। कितनी हकीकत है इसमें, और कहिएगा क्या लीग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर कौमी टीम के साथ जो है वो मुंसलिक होना ज्यादा जो है आप एग्री करते हैं? क्योंकि आपका कौमी टीम के साथ जो सफर है वो कुछ कम दिखाई देता है। वजह क्या है इसकी, क्या इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से आप कौमी टीम का प्रॉपरली हिस्सा नहीं बन पाते? टीम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लीग में परफॉर्म करता हूँ। अगर आप मेरे स्टैट उठा के देखेंगे तो जो मेरा टीम में रोल है उसके हिसाब से मेरे स्टैट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में मोर देन एवरेज है, बल्कि एक्सीलेंट ही आपको नजर आएंगे। मेरे 7 पॉइंट समथिंग का मेरा इकॉनमी रेट है, जो कि T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल में एक्सेप्शनल होता है। जो बॉलर डेथ में भी बॉलिंग करता है, पावर प्लेज में भी करता है। सो आई डोंट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग, मुझे नहीं पता। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार चलो लीग खेल रहा है, पैसे कमा रहा है, तो बस ठीक है उसको खेलें। तो इतनी क्रिकेट अब एंड ऑफ द डे राना साहब आपके हाथ में तो यही है कि आप क्रिकेट खेलते हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां पे क्रिकेट खेलें, परफॉर्म करें। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको होना तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, एंड मैं किसी के साथ जाकर फाइट भी नहीं कर सकता इस बात के ऊपर। सो इट्स फाइन, मैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्राई टू ग्रैब इट, आई ट्राई टू डू वेल, एंजॉय माय क्रिकेट। सो व्हेनेवर आई नीड इट फॉर पाकिस्तान आई एम देयर। ओके सुहेल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बढ़ती हुई उम्र जो है, एज जो आपकी माशाल्लाह 36 साल के आप हो गए हैं, एज जो बढ़ती हुई एज है वो इसका वजह बन रही है कि पाकिस्तान टीम में वो इस तरह आपको इंतखाब के लिए नहीं लिया जा रहा? क्योंकि यंगस्टर की एक लंबी जोड़ी लाड पाकिस्तान में मौजूद है। नसीम शाह है, हुसनैन, मोहम्मद हुसनैन है, शहीन से आफरीदी खेल रहे हैं, हारिस रऊफ खेल रहे हैं, इसके साथ साथ नए जो बॉलर्स की एक लंबी तादाद लगी हुई है। लेकिन क्या समझते हैं आप, उम्र जो है वो आपको जो है इसकी वजह से तो नहीं पाकिस्तान की टीम से बाहर रखा जा रहा? राना, वो तो मैंने आगे कहा ना, मुझे अब 4 साल हो गए हैं। मैं 36 का तो अब हुआ हूँ, तो मैं 32 का था जब मैं लास्ट पाकिस्तान के लिए खेला। तो अभी तो 39 और 40 वाले भी खेल रहे हैं। सो दैट्स नॉट एन इश्यू, मेरे ख्याल में एज इश्यू नहीं होता। व्हाट मैटर इज कि आपकी परफॉर्मेंस, अगर तो आप परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर एक आप 20 से 22 साल वाला लड़का खिलाते हैं एंड ही डजंट डू वेल, और आप वहीं पे कोई 35-36 साल वाला खिलाते हैं, इफ विनिंग योर गेम, तो आपको क्या चाहिए? यू नीड रिजल्ट्स, और या आपको चाहिए कि आपने सिर्फ यंग एज वाले क्रिकेटर खिलाने हैं? It doesn't happen anywhere in the world. I mean, you play players who win you games. Simple. हर जगह पे यही होता है कि आपको जो भी प्लेयर, वो चाहे 20 साल का हो, अगर वो आपको मैचेस जितवा रहा है तो वो फिर ज्यादा बेनिफिशियरी होता है इन अ वे कि उसके पास ज्यादा टाइम होता है। बट अगर एक प्लेयर इफ इज नॉट परफॉर्मिंग, तो आप सिर्फ इस बेस पे तो नहीं खिला सकते। या एक प्लेयर कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा है और वो उसकी एज 35-36 है या 38-39 है, तो आप सिर्फ इस बेस पे उसको निकाल देंगे, नहीं यार इसकी तो एज ज्यादा होगी है, परफॉर्म बेशक वो करता रहे। तो ऐसा नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होना चाहिए, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। ओके सुहेल, दूसरी जानब यह भी कहा गया है, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जब शर्जील खान को सिलेक्ट किया था, उन्होंने ये कहा था कि जो फिटनेस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी के मैच विनर खिलाड़ी। उन्होंने शर्जील खान को सिलेक्ट भी इसलिए किया था कि हमें जो है मैच विनर खिलाड़ी की जरूरत है। तो आपने भी यही कहा कि फिटनेस के हवाले से जो है वो अपनी जो है फिटनेस को बरकरार रखे हुए आप। लेकिन क्या लगता है आपको, किस हद तक ये इनकी स्टेटमेंट, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की ये स्टेटमेंट किस हद तक दुरुस्त है? क्या फिटनेस के ऊपर समझौता किया जा सकता है? मैं कुछ हद तक इस बात से एग्री करता हूँ। मैं खुद हमेशा से इस बात का फैन रहा हूँ। मेरा स्कूल ऑफ थॉट यही है कि जिसके में ये कोई भी नहीं कहता कि आप मतलब अनफिट प्लेयर को खिला लें, लेकिन फिटनेस मतलब आपके पैरामीटर्स क्या है फिटनेस के। अगर एक प्लेयर 20 ओवर का अगर वो मैच खेल रहा है, 20 ओवर उसकी वो पूरी एनर्जी के साथ फील्डिंग कर सकता है। अगर वो 20 ओवर का मैच है, ऑन हिज डे वो आपको
50 बॉलों पे 100 रन करके दे सकता है, तो फिर आपने मैराथन तो नहीं भगवानी किसी को, आपने क्रिकेट ही खिलानी है ना। वो अगर आपको एक्सट्रीम फिटनेस डज प्ले अ रोल, लेकिन वो जब आपके पास स्किल्स होंगी तो इन स्किल्स को इनहांस करती है फिटनेस। लेकिन अगर आप स्किल्स के ऊपर ही कंप्रोमाइज कर लेंगे तो फिर फिटनेस जो है वो क्या करेगी। सो इट्स, आप कहें कि पहले आप स्किल्स को रखते हैं, उसके बाद आप फिटनेस को रखते हैं। तो आई एग्री विद मोहम्मद वसीम के, वो जो कह रहे हैं कि इस आप फिटनेस ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप काम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्स जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, वो आप किसी में डाल नहीं सकते। फिटनेस तो है ना, आपने महीना किसी को, जैसे वो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आपने आपको यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समवन्स फिटनेस, तो आप उसको बुला लें। आपके ट्रेनर्स हैं, वो किसके लिए हैं? इसी काम के लिए ना। आप इनको बुलाएं, ट्रेनर्स को, वहाँ ट्रेनर्स के थ्रू वहाँ पे ट्रेनिंग कराएं, उनकी फिटनेस महीना नहीं तो 1.5 महीने में आपकी, अगर ऑब्वियसली कुछ होते हैं, देखिए नेचुरल एथलीट होते हैं, जैसे हमारी टीम में अगर मैं कहूँ मोहम्मद रिजवान है अभी खेल रहे हैं, आशान मसूद हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो नेचुरल एथलीट होते हैं, जिनकी हमेशा से एंड्योरेंस और रनिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छी होती है। और कुछ होते हैं जो इतने सुपर एथलीट नहीं होते। तो आपको हर इंडिविजुअल को उसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। सो फिटनेस, मैं अगेन आई विल रिपीट कि फिटनेस ऐसी चीज है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। स्किल्स जो हैं वो नेचुरली होती हैं, उनको आप इतनी जल्दी किसी में फूंक के डाल नहीं सकते महीने 1.5 में। ठीक है सुहेल, इसी से जुड़ा एक और सवाल जो कि सिलेक्शन पॉलिसी के हवाले से किया जाता है कि पाकिस्तान के जब से ये नए चीफ सिलेक्टर है उनकी जानब से हर सीरीज के बाद 7-8 खिलाड़ियों को चेंज किया जाता है, मौके दिए जाते हैं नए खिलाड़ियों को, लेकिन इसमें जो तनकीद ये की जाती है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको खेले बिना ही ड्रॉप कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन पॉलिसी के ऊपर काफी ज्यादा जो है दबाव भी है, लेकिन इसके बावजूद टीम आप खुशहाल बात यह है कि परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। आप क्या कहते हैं इस तरह की जो है बार बार तब्दीलियां वो कितनी नुकसान है, खासतौर पर जो प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिलता, और इसके बाद कॉम्बिनेशन कब बना पाएंगे? वर्ल्ड कप इसी साल होने जा रहा है आपका। देखिए, मैं बीइंग अ करंट प्लेयर, मेरा नहीं राइट बनता कि मैं सिलेक्शन पे इतनी ज्यादा बात करूं, सिलेक्शन पॉलिसी पे। बट जो एक तो इस कोविड की वजह से थोड़ी सी आसानी हुई कि आप 15 की बजाय आप 20 से 21 प्लेयर्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो मुझे नजर आया वो ये कि चीफ सेलेक्टर की कोशिश ये है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लाइक जैसे आपने कामरान की बात की या 2-4 और प्लेयर जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक सर्किट पे परफॉर्म किया हुआ है। तो देखिए, अब आप एक जो इंटरनेशनल टीम आपकी खेल रही होती है, नेशनल टीम खेल रही होती है, किसी भी टूर में आपके 10 से 11 प्लेयर जो होते हैं वो ऑटो चॉइस होते हैं, ठीक है, जिनकी पिछले 2-4-6 साल की परफॉर्मेंस होती हैं, आप उनको बाहर नहीं कर सकते। हमेशा सिलेक्शन जो होती है वो 2 से 3 प्लेयर, आप अब 2-3 प्लेयर्स की जगह कितने प्लेयर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो उसमें यही है कि एटलीस्ट आप के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 की जगह 20-21 प्लेयर लेके जाते हैं, तो आप उन प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में के परफॉर्मर्स हैं उनको टीम के साथ एटलीस्ट ट्रैवल कराते हैं, एक टूर करा देते हैं या 2 टूर, वो जाके इंटरनेशनल अरीना पे अपने आप को जाके वो सेटल डाउन करते हैं, तो वह अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है। सो इट्स, आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। रादर कि आप परफॉर्म करते रहे और उधर ही कहीं कि आप अगर क्रिकेट फॉलो करते रहे तो देखें पिछले 8-10 साल में कितने प्लेयर होंगे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके उधर ही बेचारे मतलब रिटायर हो गए या उनका कैरियर ही खत्म हो गया, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये अच्छी चीज है मेरे ख्याल में कि एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो मिलती है टू शोकेस देयर टैलेंट। ठीक हो गया। सुहेल, कुछ बात कर लेते हैं मौजूदा टीम की कारकर्दगी के हवाले से। जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान ने दौरा साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की टीम जो है दोनों सीरीज वहां पे जीती। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि हमेशा पाकिस्तान का हथियार तस्वर की जाती है, इस सीरीज में हमें उस तरह जो है काम करती दिखाई नहीं दी जिस तरह तवक्कुआत होती हैं और जिस तरह हमेशा से करती आई है। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं टॉप ऑर्डर, वहां पे जो नए बॉल के साथ उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन डेथ ओवर में जो है उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई दी। शहीन शाह की बात कर लेते हैं, हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं, मोहम्मद हुसैन और इसी तरह हसन अली भी मौजूद है। लेकिन
ये तमाम तर बॉलर जो हैं स्टार्ट में विकेट लेने में उस तरह कामयाब नहीं हुए जिस तरह टॉप ऑर्डर को जो है विकेट लेना चाहिए थी। क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो नया बॉल है उसको करने के लिए बॉलर्स मौजूद हैं, या फिर मसला कहां पे आ रहा है, क्यों नहीं हम जो है टॉप ऑर्डर पे विकेट हासिल करने में कामयाब हो पा रहे? देखिए, इसका सिंपल आंसर यही है कि आप जितने भी बॉलर्स का नाम लिया इनमें से कोई भी नया बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम यही है कि आपको नया बॉल करने वाला बॉलर आपके पास पूरी टीम में नहीं है। देखिए, जिस तरह नया बॉल खेलना ओपनर का काम होता है ना, इस तरह नया बॉल करना भी एक आर्ट है। के साथ बॉलिंग करना शुरू कर देगा, जिस तरह मिडिल ओवर में बॉलिंग करने वाले बॉलर की स्ट्रेंथ होती है कि उसके पास पेस होता है, नया बॉल करने वाला बॉलर होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है लैटरल मूवमेंट कर सकता है। नए बॉल मिडिल ओवर में इतना ज्यादा इफेक्टिव बॉल वाला बॉलर रखेंगे तो नया बॉल करना आएगा किसी को। ये नहीं हो सकता कि आप ट्राइड कि हम हारिस को नया बॉल कराने की कोशिश की, इवन हसनैन को कराने की कोशिश की गई, बट ऑब्वियसली जो नेचुरल एक स्किल्स होती हैं वो नेचुरल ही होती हैं। ओके सुहेल, कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग शोबे के हवाले से। तो वहां पे आपको पता है शादाब खान जो है पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान भी हैं, वो भी मौजूद है लंबे अरसे से, लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज, उस्मान कादर और जाहिद भी मौजूद हैं। इन तमाम तर के स्पिनर्स के होने के बावजूद पाकिस्तान का स्पिन अटैक आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? खास तौर पे मैं बात दोबारा से करूंगा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो कि भारत में होना है, वहां पे स्पिन बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान टीम में कौन से दो स्पिनर ऐसे जो हैं फाइनल 11 का हिस्सा होना चाहिए जो कि पाकिस्तान की जीत में हम किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, अभी आपके पास 3-4 ये जो स्पिनर्स के आपने नाम लिए, जाहिद का भी इसमें ऐड करता चलूं, वो भी मौजूद है। उसकी फॉर्म पिछले कोई साल डेढ़ हो गया बल्कि अब तो, कि वो उस तरह उतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा जितना कि अपने कैरियर के स्टार्ट में था। उसके पास बेसिकली उसका वेपन जो था गुगली, अब वो आप कहें कि सॉरी पिक हो गया है या लोगों को खेल खेल के थोड़ा आइडिया हो गया है। सो ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग एज वेल। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि वो बैटिंग की तरफ ज्यादा उसका तवज्जो चली गई है, बट उसका मेन जो वेपन है वो बॉलिंग है। सो ही नीड्स टू वर्क ऑन इट। बाकी उस्मान कादर है, वो भी स्टिल न्यू। नवाज है, इमाद वसीम है आपके पास। आप यू हैव रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज आपके पास पूरे हैं। 5 स्पिनर ऐसे हैं जो, ये मैंने 5 नाम गिनवाए, इनमें से आप 2 को आराम से 2-3 को लेके जा सकते हैं अपने साथ। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप, मेरे ख्याल में जो इंग्लैंड सीरीज होगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहां पे आपको अपना जो है वो फाइनलाइज करना होगा। अपने जो प्लान ए और प्लान बी जो है वो, जो प्लान ए के होंगे उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा। देन आप देखते हैं कि प्लान बी इन केस अगर के कोई आपका मेन स्ट्रीम वाला बॉलर या बैट्समैन अगर अनफिट हो जाता है किसी वजह से, तो फिर आपके पास आपका ऑप्शन बी कौन सा है। सो इट ऑल वेरीज। अभी तो आपके पास इन अ वे टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए हमेशा टूर से एक दो सीरीज पहले ही बनती है। हमारा ऐसा नहीं होता कि हम कुछ 6-8 महीने पहले फाइनलाइज कर लें, ये हमारा हमेशा से कल्चर रहा है। सो अभी जो इंग्लैंड सीरीज है मेरे ख्याल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही कह रहे हैं जाहिद, जो कि परफॉर्म भी करते आ रहे हैं और डेफिनेटली उनको भी प्रॉपर मौके दिए जाने चाहिए ताकि वो बेहतर तौर पे जो है अपनी फिटनेस को बहाल करते, अपनी परफॉर्म को बहाल करते हुए पाकिस्तान टीम की जीत में हम किरदार अदा कर सकें। अब कुछ बात करते हैं सुहेल, पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की शानदार दौरा रहा साउथ अफ्रीका का, जहां पे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, जो कि हमेशा से ऐसा होता नहीं है। फखर जमान की लाजवाब इनिंग्स आप सबने देखी, और इसके साथ साथ बाबर आजम जो कि कप्तान है पाकिस्तान टीम के, शानदार परफॉर्म किया, ग्राउंड के चारों तरफ दिलकश स्ट्रोक्स खेले। और उनका साथ जो है मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बल्लेबाज, जिनका बेहतरीन टाइम चल रहा है, उन्होंने निभाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया। आसिफ अली को खास तौर पर लेके गए थे इस दौरे में कि अपनी फॉर्म को बहाल करेंगे, लेकिन आसिफ अली भी नाकाम रहे। इसके साथ साथ यंग जो है हैदर अली, वो भी नाकाम दिखाई दिए। मोहम्मद हफीज जो कि अपने 100 इंटरनेशनल T20 मुकम्मल कर चुके हैं, वो भी उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह की उनसे तवक्को की जा रही थी। सुहेल,
क्या देखते हैं, खुशदिल शाह भी मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं और ये 4-5 खिलाड़ी ये तमाम जो मिडिल ऑर्डर की पोजीशन में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमें क्या शुएब मलिक का मुतबादल मिल पाया है? आप क्या समझते हैं, शुएब मलिक को T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए इस साल में जो होने जा रहा है? देखिए, मैं कुछ सिलेक्टर तो हूँ नहीं, मैंने आगे कहा कि मुझे मेरे ख्याल में सूट नहीं करता कि मैं सिलेक्शन पॉलिसी पे बात करूं या किस प्लेयर को होना चाहिए किसको नहीं। बट अगर इन जनरल मैं देखूं तो आप देखें कि पहली बात तो मैं एम ऑलवेज अ फैन कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस मौजूद है तो इतने बड़े इवेंट्स में आपको जो है वो एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। दूसरी चीज, आपने जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है ना आपके मिडिल ऑर्डर के करंटली जितने भी लड़कों ने पिछले साल 2 साल में परफॉर्म किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने सबको चांसेस दिए और फेयर चांसेस दिए। ऐसा नहीं हुआ कि किसी को आपने 1-2 मैचेस का चांस दिया हो, वो चाहे आसिफ हैं, चाहे आप बात करें इफ्तिखार की, चाहे आप बात करें खुशदिल शाह की, यही आपके 3-4 हैं। अभी दानिश जो है वो टूर पे है, वो खेल रहा है। यही आपके 4-5 बंदे हैं जो 5वें 6ठे नंबर के प्लेयर हैं। आपने सबको फेयर चांसेस दिए हैं। तो अभी तक ऐसा किसी ने अपनी जगह सीमेंट उस तरीके से की नहीं, या कोई ऐसा प्लेयर नहीं आप कह सकते कि आप कहें कि जी ये शुएब मलिक की रिप्लेसमेंट है या ये हफीज की रिप्लेसमेंट है। तो अब जब आप के पास कोई एक्सपीरियंस, और मेरे ख्याल में सूनर और लेटर शायद उनकी बारी आई जाएगी। ओके सुहेल, बिल्कुल T20 के स्पेशलिस्ट आप तस्वर किए जाते हैं, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है आपने पाकिस्तान के लिए, जो है गिरा कदम खिदमात भी सर अंजाम दी और पाकिस्तान के लिए अच्छा जो है वो बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी जो है रोल प्ले किया है। तो इस साल T20 वर्ल्ड कप में आप देख पा रहे हैं क्या वहाब रियाज की तरह, शुएब मलिक की तरह और दीगर जो बल्लेबाज सीनियर हैं, कामरान अकमल की मैं बात कर रहा था, उनकी तरह आपका नाम भी क्या गुमनाम लिस्टों में तो नहीं शामिल हो जाएगा? क्या समझते हैं आपकी वापसी मुमकिन है इस T20 स्क्वाड में? आप हतमी जो स्क्वाड में खुद को देख पा रहे हैं या नहीं? तो जी मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मतलब आपने आगे चीफ सेलेक्टर साहब की बात की, 3-4 प्लेयर जो उन्होंने आइडेंटिफाई या उन्होंने जिनके बारे में कहा था कि इनको हम देख रहे हैं, मेरा नाम भी शामिल था। और मुझे अफसोस है कि मैंने जो पिछले 2-3 साल की मेहनत से अपना नाम दोबारा उस जगह बनाया था, वो जस्ट मैटर ऑफ 2 बैड गेम्स जो है वो काफी कॉस्ट किया उन्होंने। सो आई वाज वरीड, बट ऑब्वियसली देखें मेरी अगर आप मैंने इसीलिए कहा ना कि जैसे हफ्ता 2 हफ्ते आपके ऊपर अच्छा टाइम भी आ सकता है, इसी तरह 1-2 मैचेस बुरे भी आप पे आ सकते हैं। तो 2-3 मैचेस की बेस पे जो है वो डिसाइड नहीं होना चाहिए। मैंने मेरा पिछला PSL मुल्तान के लिए, उससे पिछला कोयटा के लिए, 2 T20 नॉर्दर्न के लिए जो मैं खेला, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही 4 टूर्नामेंट्स में। तो अगर मैं 4 टूर्नामेंट बैक टू बैक अच्छे खेल सकता हूँ, तो 2 मैचेस अगर मेरे बुरे हो गए तो काफी ज्यादा शोर मचा था, जो कि मचना नहीं चाहिए था। बट वो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने अपने स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कैरियर इतने हाई सेट किए हुए हैं। मेरे मेरे हमेशा से जो मेरे स्टैट्स हैं वो उठा के देखें तो इट मेक सेंस के लोगों को क्या, मुझे खुद तवक्को नहीं थी कि इस तरह भी होगा, कभी हुआ नहीं था। बट ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान ही हूँ, एक प्लेयर हूँ, अच्छा बुरा टाइम सब पे आता है। मेरे लिए या अच्छा मतलब इन अ वे कि इसमें से भी अगर पॉजिटिव चीज मैं देखूं तो एक ब्रेक मिल गई, दोबारा अपने आप को गैदर करने का मौका मिल गया। अब मैं वर्किंग हार्ड अपनी बॉलिंग पे, और जो थोड़ी कमियां मुझे फील हुई कि ये वहां पे मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, उन पे काम कर रहा हूँ। सो आई एम रियली होपफुल कि इंशाल्लाह आई विल कम बैक स्ट्रांग, और आई एम वर्किंग हार्ड। ओके सुहेल, कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कोचिंग पैनल के हवाले से। कोचिंग पैनल पाकिस्तान का लंबा चौड़ा कोचिंग पैनल मौजूद है। आप जानते हैं मिसबाह उल हक हेड कोच के तौर पे मौजूद है, यूनुस खान भी बैटिंग कोच के तौर पर मौजूद है, इसके साथ साथ वकार यूनुस जो कि बॉलिंग कोच के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहां पर भी मोहम्मद यूसुफ हैं, मुश्ताक अहमद हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, एक इजाज अहमद भी मौजूद हैं। लंबा चौड़ा पैनल है, ओवरऑल तमाम लेजेंड है पाकिस्तान के जिन्होंने गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान की जो है जीत में अहम किरदार अदा किया था। क्या देखते हैं कोचिंग पैनल कितना जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और कितनी जो है एग्रेसिव पाकिस्तान की जो है डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है और ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क हो रहा है वो कितना बेहतर दिखाई दे रहा है आपको?
कोचिंग पैनल तो ये बहुत बड़ा है। अगर आप जितने नाम आपने लिए इनका अगर आप कैरियर्स उठा के देखें तो बहुत, हर बंदा अपनी फील्ड का मास्टर था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज की हैं, बहुत ज्यादा उनकी फतवात में रोल है। बट देखिए, एज ए कोच यू कैन ओनली हेल्प। आप कोचिंग को, मैं कोच जो होता है वो एक काइंड ऑफ अ हेल्पर, आप कहें कि वो आपकी हेल्प कर सकता है आके, बट एंड ऑफ द डे वो आपको प्लान बना के देगा। एग्जीक्यूट तो प्लेयर ने जाके करने होते हैं, ठीक है। स्किल्स जो है वो प्लेयर के अपने पास होती हैं। वो आपको आपकी ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग जिसको कहते हैं, कि वो कर सकता है। आपकी अगर चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है कि यार ये आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे आपको ऐसे करना चाहिए। बट अगेन वही बात कि उसको एग्जीक्यूट जो है वो प्लेयर नहीं करना है। तो हैविंग ऑल देम, इट्स मैं कहूंगा कि ब्लेसिंग है। सब जितने भी प्लेयर्स अभी इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल सर्किट पे पाकिस्तान टीम के, उनके लिए एक ब्लेसिंग है कि इतने बड़े कोचेज उनके साथ काम कर रहे हैं और वो उनसे सीख सकते हैं। ओके सुहेल, कुछ बात कर लेते हैं आपके कैरियर के हवाले से। अपने लंबा जो कैरियर खेला, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम के लिए उतना जो है वक्त सर्फ नहीं कर पाया जितना जो है आपका कैरियर रहा है। तो क्या समझते हैं, रिटायरमेंट कब लेने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम के लिए कब तक आप दरकार होंगे? कितना मजीद खेलना है आपने? आया इस वर्ल्ड कप के बाद आपकी रिटायरमेंट का फैसला आएगा, या फिर इसके बाद भी आप जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ खेलना जो है वो जारी रखेंगे? अभी तो दो T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, बैक टू बैक हैं, ठीक है। बाकी अपने सीनियर्स की बात की, वहाब और बाकी सारे इन सब प्लेयर्स को पिछले आप अगर देखें ना तो वहाब तो भी रिसेंटली टीम का हिस्सा थे। जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर, जितने बॉलर्स हैं, सबको दे गॉट अ गो। उनको एक चांस, एक नहीं बहुत सारे चांसेस मिले। सिर्फ मैं वाहिद बॉलर हूँ जिसको पिछले 4 साल से डिस्पाइट माय गुड परफॉर्मेंसेस मुझे चांस नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में मैं उस वजह से कह रहा हूँ कि नाउ आई डिजर्व अ चांस। तो अगर कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो जो है माय नेम शुड कम फर्स्ट। क्योंकि मेरी एक तो मुझे 4 साल से मौका नहीं मिला, बाकी सब तो गाय बगाए उनको मौके मिले और उन्होंने जो भी किया। और दूसरा प्लान देखिए, ऑब्वियसली सारी जिंदगी तो क्रिकेट नहीं खेलनी है आपने। वन डे यू हैव टू से गुड बाय, आपने यू हैंग योर बूट्स। तो अभी तो ऑब्वियसली 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं इस साल, अभी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है। तो उसके बाद ऑब्वियसली आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट के एज अ सेड के सबने क्रिकेट छोड़ के तो जाना है ना एक दिन। तो कोचिंग में आना है या नहीं वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट डेफिनेटली आप जो सारी जिंदगी एक काम किया है, क्रिकेट आपके खून में रची बसी है, तो आप उसको कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते। ये होगा कि शायद कोचिंग में या कहीं ना कहीं एनालिस्ट या कमेंट्री या कोई किसी न किसी, अभी मैंने कोई एक रोल अपने लिए आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैंने यही करना है। इट कुड बी कोचिंग और मे बी कमेंट्री। ये दो हैं चीजें जिन पे मैं आई फील कि आई कैन फिट माई सेल्फ इन। बिल्कुल ठीक है सुहेल, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए जो आपने खिदमत अंजाम दी, अगला जो T20 वर्ल्ड कप इसमें भी यकीनी तौर पे आपकी जो है वो तवक्कुआत के मुताबिक होपफुल हैं कि हम सिलेक्टर जो है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो है वो आपको जो है वो लेके आए और पाकिस्तान के लिए आप जो है खिदमत अंजाम दें। यहाँ पे नाज़रीन वक्त हो एक ब्रेक का। ऑलराइट, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और यहाँ बात करेंगे पाकिस्तान की दीगर गेम्स के हवाले से। तो पाकिस्तान हाल ही में पाकिस्तान की जो यंग खिलाड़ियों और नौजवान जो खिलाड़ी हैं, इसरा वसीम और कायनात आरफ की जानिब से पाकिस्तान की वर्ल्ड जिजित्सो चैंपियनशिप जो है पाकिस्तान ने अपने नाम की और गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव रही पाकिस्तान, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान जो पहली दफ़ा टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था जिसमें 371 टीमों ने हिस्सा लिया था और 31 ममालिक से तलक रखने वाली ये तमाम टीमें शामिल हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया और काफ़ी ज़्यादा पजीरा की जा रही है। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी इसरा वसीम हमारे साथ वीडियो लिंक के मौजूद है। इसरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए, जब हर तरफ जो है वो फजा सोगवार है और कोरोना की जो वबा की वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम किया है, पाकिस्तान के नाम किया है। इस जिजित्सो गेम के बारे में सबसे पहले बताइएगा, ये होती क्या है, इसके कवायद क्या है और कैसे खेली जाती है, क्या इसकी जो है वो खसूसियात हैं, किस तरह इसको जो है परफॉर्म किया जाता है? मेरा नाम इसरा वसीम है
और मैं जुजित्सो की एथलीट हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और आपको भी बहुत मुबारक हो। आपने जुजित्सो का पूछा। जुजित्सो बेसिकली मार्शल आर्ट का फॉर्म है और जापानीज आर्ट है जुजित्सो। जो मार्शल आर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं उसमें जुजित्सो आता है, जूडो आता है, कराटे आता है। तो जुजित्सो कॉम्बिनेशन होता है दो गेम्स का, दैट इज जूडो एंड कराटे, जिसमें हमारे पास 3 डिसिप्लिन आते हैं, डुओ सिस्टम, नेवाजा और फाइटिंग सिस्टम। और जो हमने परफॉर्म किया दैट वाज डुओ सिस्टम, जिसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं, विमेन्स की कैटेगरी, मेंस की कैटेगरी और मिक्स की कैटेगरी। तो हमने विमेन्स जूनियर में परफॉर्म करके इसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए फतह किया। ओके, इस तरह आपने वर्ल्ड ई टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ई टूर्नामेंट जो कि वर्चुअल सेशन होते हैं, क्या प्लानिंग थी, क्या तैयारी की हुई थी, और कितने प्रिपेयर थे? आपको पता था इतना बड़ा जो इवेंट होने जा रहा है उसमें आप यकीन था कि वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और गोल्ड मेडल हासिल कर पाएंगे आप? टूर्नामेंट की ट्रेनिंग देखें तो ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था, तो हम लोग ऑलरेडी अंडर ट्रेनिंग तो थे। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और हमारे ऑनलाइन सेशंस पाकिस्तान जुजित्सो फेडरेशन की तरफ से जब इंडोर एक्टिविटीज हो रही थी और आउटडोर ट्रेनिंग बंद थी, तो हम लोग इंडोर ही अपने घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और उसके बाद जब हमें इस इवेंट का पता चला तो ऑब्वियसली हमने और टफ ट्रेनिंग कर दी, और हमने अपने ट्रेनिंग के आवर्स बढ़ा दिए। और उसके बाद हमें ये भी नहीं पता था कि कितनी टीम्स हमारी कैटेगरी में आएंगी। हमने गोल्ड मेडल तक ही लेकर जाना था, हमें बिल्कुल एंड तक लेकर जाना था। तो हमने उस प्रिपरेशन उस हिसाब से पूरी करी हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने इज्जत दी। और एक टफ कंपटीशन तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको कंपटीशन को पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यूरोपियन कंट्री भी थी और साउथ एशियन कंट्री भी थी, तो हमारी नजर में सिर्फ पाकिस्तान था कि पाकिस्तान का नाम हमें रोशन करना है और पाकिस्तान के लिए हमें बेहतरीन परफॉर्म करना है। ओके, इस तरह कुछ बात करते हैं। 371 टीमें थी और 31 ममालिक थे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत हुई, पार्टिसिपेंट हुए, ऑनलाइन ये गेम्स हुई सारी, और वर्चुअल सेशन था यकीनी तौर पे। इतने बड़े टूर्नामेंट की आपकी प्रिपरेशन, तैयारी कैसी थी, और आपको यकीन था, आपको ये आइडिया था कि एक दिन इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा टाइटल अपने नाम कर पाएंगे? का हमें 1 महीने पहले पता चला था, लेकिन हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग अंडर ट्रेनिंग थे, तो टीम्स वगैरह का भी हमें वक्त के साथ, जाहिर है वो जितनी टीम्स फिर आ रही थी, एंटर हो रही थी, हमें पता चल रहा था, रजिस्टर हो रही थी। तो एक पहली दफा अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है वैसे ही आपके लिए। फिर उसके बाद इसमें ये था कि हम लोगों, मैंने फर्स्ट, मेरा ये टूर्नामेंट तो फर्स्ट था वर्ल्ड वाइड, लेकिन इससे पहले मैंने 2015 में नेशनल में गोल्ड लिया है, डुओ सिस्टम में ही, विमेंस की कैटेगरी में ही मैंने गोल्ड लिया है। तो मुझे इसका आइडिया था थोड़ा कि किस तरह परफॉर्म करना है, क्या करना है। लेकिन जब आप वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपका मेंटल लेवल, सबको स्ट्रांग होना पड़ता है कि आपको अपना बेस्ट देना है, आपको 110% देना है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स का होता है, उसके बाद फिर मेरे मास्टर्स, हमारी एकेडमी के सर जुल्फिकार, सर अली, और हमारे पाकिस्तान जिजित्सो फेडरेशन के सदर सर खलील अहमद, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने हमें इस केपेबल इनफ समझा कि हम यहाँ पे परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड ले सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनकी इस मान को हमने बरकरार रखा, और हमारे मास्टर हैं, उनकी मेहनत और उनके बगैर, उनकी दुआओं के बगैर तो ये नामुमकिन था, उनकी अटेंशन और हमारी ट्रेनिंग के बगैर। इस तरह अब आगे क्या प्लान है, क्या टारगेट सेट किया हुआ है, और कौन कौन से ऐसे टूर्नामेंट हैं जो होने जा रहे हैं जिनके पाकिस्तान की टीम जो है वो शमूलियत अख्तियार करेगी? बताइएगा थोड़ा सा नाजरीन को, और इस गेम के हवाले से भी कि कहाँ कहाँ पे आपको यकीनी तौर पे फतह जो है वो नसीब हुई है। फर्स्ट ई टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियंस की गोल्ड मेडल लेने के बाद माशाल्लाह से हमारी और एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हैं, हमारा मोराल और हाई हो गया है, और हमें इससे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अभी फौरन रमजान ईद के बाद हमारे पास डिफरेंट, वी वुड बी हैविंग मोस्ट प्रोबेबली साउथ एशियन हमारे पास आ रही है, उसके बाद हमारे पास एशियन बीच गेम्स आ रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप आ रही है।
तो अपने मेडल को डिफेंड करना है। मेडल पहला लेने के बाद इसको रिटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसको रिटेन करना है हमें, और इससे ज्यादा मेहनत करनी है कि आगे फिर हम जब अरीना में जाके परफॉर्म करें, डिफरेंट कंट्रीज में जाएं, जब पेंडेमिक सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तो इंशाल्लाह तब भी पाकिस्तान का परचम को बुलंदी करेंगे और गोल्ड मेडल ही फतह लेकर आएंगे। डाइट की कुछ बात करते हैं। खिलाड़ी जो कि अपनी फिटनेस को लेके काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं, और यकीनी तौर पे जो फिटनेस रख पाता है वही गेम का हिस्सा बन पाता है, क्योंकि फिटनेस नहीं होती तो गेम का आप हिस्सा नहीं बन पाते। तो क्या क्या जो है जरूरी गज़ा जो है डाइट वो लेनी पड़ती है, और कितनी चीजें हैं जिनसे परहेज करना पड़ता है? तो क्या प्लान होता है आपका, डाइट प्लान क्या होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए? बहुत दिल चाहता तो है कि चीट डेज कभी करें, लेकिन जंक फूड हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं, और फिजी ड्रिंक्स बेवरेजेस हो गई तो इनको बिल्कुल अवॉइड करते हैं, और बेसिक हम ऑर्गेनिक और नेचुरल, जो नेचुरल चीजें होती हैं उस पर ही ज्यादा फोकस होता है। और जब टारगेट करीब आता है, कोई भी इवेंट, कोई भी चैंपियनशिप करीब आती है, तो हमारी टीम का फोकस ही होता है। हमारे मास्टर्स इस बात पे हमारी मेंटली बहुत ट्रेनिंग करते हैं, हमारी फिटनेस के हवाले से, डाइट के हवाले से प्रॉपर डाइट प्लान हमारा सेट होता है, कि क्योंकि हमें मॉर्निंग ट्रेनिंग भी करनी होती है, हमारी रनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद फिर फिजिकल ट्रेनिंग होती है हमारी सारी मैट की। तो उसके साथ साथ हमें खाने का भी ज्यादा हमारा जो प्रेफरेंस होती है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे होती है। फ्रूट्स हो गए, या आपके जो जो हेल्दी चीजें, प्रोटीन वाली चीजें होती हैं, वो हम लेते हैं, तो उनका इंटेक ज्यादा करते हैं ताकि हमारी एनर्जी, और कार्ब्स ज्यादा लेते हैं ताकि एनर्जी ज्यादा बूस्ट हो, और हमें जिस टाइम एनर्जी चाहिए हमें उस टाइम एनर्जी मिले, स्पेशली ट्रेनिंग के टाइम। तो ये होता है। बाकी हेल्दी फूड को ही ऑलवेज प्रेफर करते हैं, बाकी बाहर के खाने को तो हम लोग मेजॉरिटी ही अवॉइड ही करते हैं। इसरा, इस तमाम तर गेम में, इस गेम में आने से पहले आपको सबसे ज्यादा कौन मोटिवेट करता रहा है, और फॉलो आप किसको करते हैं? और मुश्किलात भी यकीनन आती रही हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया आपका इस गेम में? और जो मुश्किल हालात थे, जब हार मिलती थी, जब जो है फतह हासिल नहीं होती तो क्या, कौन मोटिवेट करता रहा आपको? साल की थी, एट द एज ऑफ 11 मैंने तब स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स, और मैंने अपने बहन भाइयों को, सिबलिंग्स मेरे जा रहे थे वहां, तो मैंने उनको देख के ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया था ड्यू टू, आपको पता है हमारी एजुकेशन, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज, हमारी डिफरेंट मसरूफियात होती हैं, उसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन मैंने इसको कंसिस्टेंसी से रखा, और इस एक पाथ चूज किया, एक ट्रैक चूज किया स्पोर्ट्स का, उस पर चलती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करी, और उसके साथ साथ इस चीज को छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी से। अब माशाल्लाह से 11 साल हो गए इस फील्ड में मुझे, और 11 साल में अब तो आई एम यूज्ड टू ऑफ इट, और वक्त के साथ साथ हमने आगे अपनी ट्रेनिंग को भी बढ़ाया। जो ट्रेनिंग पहले बेसिक्स होती थी उसके एडवांस लेवल पे हमारे मास्टर्स लेकर गए, तो उनकी सपोर्ट, उनके ट्रेनिंग सेशंस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस की ऑब्वियस उसकी वजह से हम आगे बढ़े, और फिर आगे जाके हमने डिफरेंट गेम्स वगैरह खेले। डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया, सिंध लेवल पर आए, नेशनल लेवल पे आए, और फिर माशाल्लाह से अब वर्ल्ड टूर्नामेंट हमने खेला, और उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और लास्ट में खिलाड़ियों को क्या पैगाम देंगे, खासतौर पे जो लड़कियां इस गेम को जो है वो ज्वाइन करना चाहती हैं, इस गेम को मुंतखब करना चाहती हैं कैरियर के तौर पे, उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी स्पेशली विमेंस को, कि वो बिल्कुल हेजिटेट ना हो आगे आते हुए गेम्स में। कोई भी गेम ज्वाइन कर रही हैं, इधर इट इज फुटबॉल, इधर इट इज हॉकी, या स्पेशली मार्शल आर्ट्स तो ऐसा गेम है कि वो लड़कियों की फेयर को दूर करता है, वो लड़कियों में एक सब्र लेकर आता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है, कि आप किस तरह जो है वो एक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर डिफरेंशिएशन होती है, उसको खत्म करना चाहिए, कि वी ऑल आर इक्वल। एंड हम भी, अल्लाह का शुक्र है, हमें भी जो हम जैसे ज्यादातर लड़के इस गेम में आगे आते हैं, तो लड़कियों को चाहिए कि वो आगे इस गेम में आए और सेल्फ डिफेंस सीखें, स्पेशली जिu-जित्सु से, और आगे भी बढ़े इसमें, आगे भी वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती हैं, इस प्लेटफॉर्म पे खेल सकती हैं, और अपने आप को, जो स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है, आपको पता है हमारे रूरल एरियाज में या आजकल अर्बन एरियाज में भी जो स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है, उसको खत्म कर सकती हैं। तो अब लड़कियों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, लड़कियों को विमेंस एम्पावरमेंट इसी तरह आएगी कि जब वो अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगी और वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगी, रादर देन स्पीकिंग, वो कुछ करेंगी, तो तभी होगा। ओके, थैंक यू सो मच इसरा आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जिu-जित्सु की खिलाड़ी इसरा वसीम की बातें सुनी, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज टाइटल उन्होंने अपने नाम किया।
अभी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया दूसरी इनके साथ जो जोड़ी में मौजूद थी खिलाड़ी कायनात ने। कायनात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा पहली दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती आपने, और क्या फीलिंग्स हैं, कितनी खुशी हुई और इतनी बड़ी शोहरत मिलेगी, यकीन था आपको? मेरा नाम कायनात आरिफ है। रिसेंटली हम लोगों ने वर्ल्ड जिजिक्सो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल अचीव किया। बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल के साथ बाद हम लोगों ने ये गोल्ड मेडल अचीव किया। हमारे पीछे हमारे फेडरेशन का बहुत सपोर्ट था। पाकिस्तान जिजिक्सो फेडरेशन के सदर सर खलील अहमद, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, सर तारिक अली, जिन्होंने हमें टेक्निकली सपोर्ट किया और हमें मैथ्स पे भी सपोर्ट किया, हमारे कोचेस सर जुल्फ़िकार, सर अली, इन सब की मेहनत के बाद हमने गोल्ड मेडल अचीव किया। हमारा एम, हमारा बेसिकली हमारा टारगेट गोल्ड पर होता है। तो जिस तरह हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड लिया, ऐसे ही हम लोग आगे भी गोल्ड लेते रहेंगे और हमारा एम, हमारा टारगेट सब गोल्ड पर है। इंशाअल्लाह जिस तरह हम लोगों ने इसमें लिया है, आगे भी हम इस तरह गोल्ड लेते रहेंगे और अचीवमेंट हासिल करते रहेंगे। हमारे फेडरेशन से भी हमें यही उम्मीद है कि वो हमें इसी तरह आगे भी सपोर्ट करती रहेगी। ओके कायनात, कोरोना की सूरत हाल चल रही है, कोविड हर तरफ फैला हुआ है, और तैयारी कैसे की आपने? इतनी मुश्किल जो हालात थे उसके बावजूद वर्ल्ड चैंपियन बनना कितना बड़ी जो है ख्वाब था जो कि मुकम्मल हुआ, और मुस्तकबिल में क्या प्लान है आपके? कोरोना की वजह से हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप नहीं किया। हमने SOPs को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेनिंग करी है। ट्रेनिंग पे हमारे सर कहते हैं ट्रेनिंग पे नो कॉम्प्रोमाइज़, तो हमने नो कॉम्प्रोमाइज़ ही रखा है। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ट्रेनिंग के लिए। हमने इंडोर ट्रेनिंग करी है, हमने SOPs को फॉलो, जैसे ही हम लोग आउटडोर आए हमने SOPs को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग करी है। और हमारे आगे इंशाल्लाह चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, एशियन बीच गेम्स वगैरह आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट उसी पर है। जैसे हम लोगों ने इसमें गोल्ड मेडल लिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इज़्ज़त से नवाजे और हम हमारे फेडरेशन का हम पे और ज़्यादा सपोर्ट रहे, तो हम आगे भी इंशाअल्लाह गोल्ड मेडल ला कर देंगे इंशाअल्लाह। कायनात, इस गेम का सफ़र आपने कैसे शुरू किया था और बचपन में कब इसको ज्वाइन किया और क्या प्लान थे, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको फैमिली में से? मेरा ये सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ, बचपन से ही मुझे मार्शल आर्ट्स करने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। तो मुझे कोई अच्छा क्लब वगैरह नहीं मिलता था। मैं ऐसी रैंडमली वन डे जो है फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और वहीं जो है मैंने कराची मार्शल आर्ट्स सेंटर का पेज देखा। फिर उस पेज में फिर मैं गई और मैंने उसको विज़िट करा। उसको विज़िट करने के बाद वहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स वगैरह कर रहे थे, वो उनको मैंने देखा तो मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिली। तो मैंने सोचा बस अब मुझे भी एक क्लब ज्वाइन करना है। तो एट द नेक्स्ट डे जो है ना, मैंने वो क्लब ज्वाइन कर लिया था और वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तब का दिन है और आज का दिन है कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग और ट्रेनिंग के साथ इंडोर एंड आउटडोर। कोरोना में भी नॉन स्टॉप हमने ट्रेनिंग करी है इंडोर, तो हमने ये गोल्ड मेडल अचीव किया। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हमारे, क्योंकि हमारी बैक हमारी पेरेंट्स होती हैं। अगर एक लड़की बाहर जा रही होती है तो पेरेंट्स का सपोर्ट मस्ट होता है। तो हमारी जो है मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे भाई, इन सब के सपोर्ट के बाद ही जो है अल्लाह ताला अचीवमेंट देता है। उनकी सपोर्ट, उनकी दुआओं के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह हो कि कोई सपोर्ट ना करे बैक से, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं, हम पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। ओके, और कुछ गेम के कवायद और सूल और जो इसके ज़वाबत हैं उसके वाले से बात करते हैं। क्या होती क्या है गेम असल में, और इसके पॉइंट्स कैसे हासिल किए जाते हैं, और कितना जो टाइम पीरियड कितना होता है, और किस तरह जो है मुखालिफ जो हरीफ है उसको शिकस्त दी जाती है? कुछ इसके हवाले से भी बताइए ताकि हमारे नाज़रीन देखने वाले इस गेम को समझ सकें। जिजिक्सो इज़ अ जेंटल आर्ट। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, डो सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम एंड नेविज़ा। इसमें हम लोगों ने डो सिस्टम में परफॉर्म किया। डो सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 12 टेक्निक्स होती हैं, बट हमें ऑफिशियली 6 टेक्निक्स दी गई थी। उसमें ऐसे हम लोगों ने परफॉर्म किया नॉन स्टॉप। उसमें हमारे 5 रेफरीज थे जिन्होंने जो हम परफॉर्म कर रहे थे उसको जज करते हुए अपने क्राइटेरिया के मुताबिक हमें पॉइंट्स दिए। ओके कायनात, फाइनल में आपकी जानब से जो फाइनल पैगाम भी लेना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए आने वाले बच्चे बच्चियाँ इस गेम में
और हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि इस गेम को जो है बेहतर बनाने के क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को? मेरा ये मैसेज है कि जिस तरह हम अपने एम रख रहे हैं गोल्ड के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए हमें पीछे से सपोर्ट बहुत मस्ट होती है, सपोर्ट चाहिए होती है। तो जिस तरह अभी सब सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद है आगे भी हमारे पीछे यूं ही सपोर्ट रहेगी। गवर्नमेंट ने जैसे पिछले कुछ इवेंट्स में हमें सपोर्ट दी थी, तो आगे भी हमें उम्मीद है कि वो सपोर्ट हमें देंगे, और हमारे फेडरेशन वगैरह इन सब से हमें उम्मीद है कि वो आगे भी हमें सपोर्ट करती रहेंगी। तो हम वर्ल्ड के लिए, हम पाकिस्तान का नाम फ़ख्र बुलंद करते हुए गोल्ड लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। तो बस मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें ताकि हम पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकें। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कायनात आपका भी, और इसरा की बातें भी आपने नाज़रीन सुनी। अब हमें वीडियो लिंक पे इनके कोच, इनके ट्रेनर और जनरल सेक्रेटरी तारिक अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच तारिक साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, कितना मुतमिन है और इस शानदार कारकर्दगी के बाद क्या फीलिंग्स हैं आपकी? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जुजित्सु का एक पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 2006 से ऑनवर्ड हम लोग 2021 तक हम लोग कंटिन्यू मेडल पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नया मेडल नहीं है, और खुशी की बात तो बेसिकली खुशी तो होती है, क्योंकि जब हमारा एथलीट जो है फेडरेशन का, पाकिस्तान का फेडरेशन का, उससे मेडल की वजह से नाम बुलंद होता है। और जो है लेकिन हमारे जो मेडल्स की अगर आप हिस्ट्री देखें 2006 से जो है वो हम ऑनवर्ड एशिया के चैंपियन रहे हैं, और एशिया के टाइटल रिटेन करते रहे। कई बार हमने जो है वो अपने टाइटल को रिटेन किया है, और एशिया में हम तक 2017 तक कंटिन्यू जो है पाकिस्तान को गोल्ड मेडल देते रहे 2006 से। और उसके बाद उसके अलावा हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2015 में हमने सेकंड पोजीशन है। हमारी जूनियर में 2018 में जो है हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। यानी कि और वर्ल्ड गेम हमने खेले हुए, ये स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट्स के टॉप रैंकिंग इवेंट्स हमने जितने हैं, एशियन बीच गेम, एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स और वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, यानी हम जूनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप, जूनियर और कैडेट, यानी कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है और ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके अंदर पाकिस्तान जुजित्सु के एथलीट्स मेडल लेकर पाकिस्तान को के लिए नहीं आए वापस, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये फर्स्ट टाइम जुजित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की हिस्ट्री का पहला टूर्नामेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला इवेंट था और पहले इवेंट में हमने पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल तारिक साहब, मसाइल तो हर जगह मौजूद होते हैं और यकीनन जुजित्सु को भी मसाइल का सामना करना पड़ा होगा, और क्या समझते हैं कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिससे आप नबरदज़मा हुए और यहाँ तक पहुंचे और कामयाबी समेटी? वजीर आजम साहब के तो आने के बाद हमें बड़ी ये होप थी कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो जाएगा, और क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन की प्रॉब्लम्स वो समझते हैं, चाहे वो एथलीट से लेकर ऑफिशियल या फेडरेशन तक को वो समझते हैं इशूज को। लेकिन बहरहाल वो बड़े और दूसरे गंभीर किस्म के मसाइल में गिरफ्तार हो गए हैं, और वो हैं अभी भी। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे और सब पे रहम करे इस मामले में। तो आई होप, उम्मीद है कि जब वो इन तमाम क्राइसिस से निकलें तो वो स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करें। फोकस करके खाली मैं जुजित्सु की बात नहीं करूंगा, मैं तो तमाम स्पोर्ट्स की बात करूंगा, तमाम स्पोर्ट्स के एथलीट्स को, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। जो स्पेशली जैसे आपने हॉकी डिफरेंट और गेम है, क्रिकेट है, उस पर फोकस है, वो टीम इवेंट है, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट की अपनी एक परफॉर्मेंस है, और इंडिविजुअल एथलीट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करता है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 4 ने अगर अच्छा खेला है, 5 ने अच्छा खेला है, या तो उसके बैक हैंड पे पीछे 5 और होते हैं, पूरे 11 के 11 खिलाड़ी जो है वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे होते अगर आप एक उसको एनालाइज करें। लेकिन इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर जो एथलीट खेल रहा होता है उसको अपनी परफॉर्मेंस खुद देनी है, टॉप टू बॉटम और स्टार्ट टू एंड, उसने अपनी परफॉर्मेंस खुद देनी है, और अपने कंपटीटर के सामने जो उसकी पोजीशन का, जो उसकी मेडल का बाइस बनता है, कि उसकी विनिंग का बाइस बनता है। तो ये इंडिविजुअल गेमों के ऊपर जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, स्पेशली मार्शल आर्ट में और डिफरेंट और जो अब इंडिविजुअल आर्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान में काफी मेडल्स आ रहे हैं, कंटिन्यू मेडल्स आ रहे हैं, जो मार्शल आर्ट की इंडिविजुअल गेम है या रेसलिंग, बॉक्सिंग और दूसरे इवेंट्स हैं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजीज की प्रॉपर बनाना चाहिए, एक प्रॉपर बजट रखना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो लोग खेल रहे हैं
या जो लोग आ रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट हो और पाकिस्तान के लिए इसका नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तारिक साहब, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आपने पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियनशिप जिजित्सो के खिलाड़ी दोनों असरा वसीम और कायनात आरिफ की बातें सुनी और इनके कोच जो कि तारिक अली जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी भी बात सुनी। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और कहीं पे भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में अगर वो अच्छा काम कर रहा है, 7 न्यूज़ भी इस तरह के तमाम जो है खिलाड़ियों को, टैलेंट को सामने लाता रहेगा। आज हमें इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।